चलिए विद्यार्थियों, अब सीखते हैं लेखांकन प्रणाली। लेखांकन की प्रणालियों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, द्विअंकन प्रणाली, एक अंकन प्रणाली। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आमतौर पर लेखांकन को द्विअंकन प्रणाली के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक लेन देन के व्यवसाय पर दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। जिस तरह गणित में एलएचएस और आरएचएस होते हैं, ठीक उसी तरह लेखांकन में हमने डेबिट और क्रेडिट का नाम दिया है। प्रत्येक लेन देन का लेखा इस सिद्धांत पर निर्धारित होता है कि हर एक सौदे का नाम पक्ष मतलब डेबिट और उसके सदा अनुरूप जमा पक्ष मतलब क्रेडिट की ओर अभिलिखित किया जाए। इसलिए यदि खाते के नाम पक्ष में एंट्री हुई है तो किसी खाते के जमा पक्ष में भी अवश्य ही एंट्री हुई होगी। आइए दूसरी प्रणाली के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है एकल अंकन प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी खातों को बनाने की बजाय केवल व्यक्तिगत खाते व रोकड़ बही को ही बनाया जाता है। वास्तविक रूप में लेखांकन की इस प्रणाली को अभिलेखन की समरूपता का अभाव होने के कारण प्रणाली ही कहना गलत है, क्योंकि इसमें कुछ लेन देनों का केवल एक ही पक्ष लिखा जाता है। कुछ छोटे व्यापारी इस प्रणाली को अपनाते हैं, जिनका क्रय विक्रय आमतौर पर केवल कैश में होता है। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन के आधार। लेखांकन के मुख्यतः दो आधार हो सकते हैं, नगद आधार और उपार्जन आधार। नगद आधार पर लेखांकन करते समय पुस्तकों में कैश के लेन देन की ही एंट्री की जाती है। पैसा प्राप्त हो जाने पर या पैसा चले जाने पर ही इनको लेखांकन में शामिल किया जाता है। यह प्रणाली आसान होने के बावजूद भी अधिकतर संगठनों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि लाभ की गणना करने के लिए यह सिर्फ कैश के लेन देन का ही लेखांकन कर रही है। लेखांकन यदि उपार्जन आधार पर किया जाए तो लेन देन के समय ही यह मान्यता दे दी जाती है कि उनके वास्तविक प्राप्ति या भुगतान का समय क्या है। नगद प्राप्ति करना, नगद प्राप्ति के अधिकार और नगद भुगतान व नगद भुगतान की अनिवार्यता के बीच अंतर किया जाता है। इसलिए इस प्रणाली के अनुसार लेन देन के मौद्रिक प्रभाव का लेखा खातों में उपार्जन के समय के अनुसार किया जाता है। यह हर व्यवसाय के लाभ की गणना का अधिक श्रेष्ठ आधार है। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन मानक। लेखांकन मानक ICAI, जो हमारे देश के लेखांकन की पेशेवर संस्था है, द्वारा जारी किए गए विवरण हैं। लेखांकन मानक लिखित प्रलेख हैं जो वित्तीय विवरण में लेखांकन, लेन देन की पहचान, मापन, प्रस्तुतिकरण तथा प्रकृतिकरण के नियमों को बताता है। क्योंकि वित्तीय विवरण की तुल्यता बहुत जरूरी है, इसलिए एक देश को चाहिए कि वह सभी किसी समान नीति का पालन करते हुए लेखांकन करें। इसलिए ICAI ने ऐसे कुछ लेखांकन मानक दिए हैं जिनको अधिकतर सभी संगठन मानते हैं। इन मानकों की कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे विभिन्न उपयोगकर्ताओं को सूचना विस्तारित करना। हमारी लेखांकन सूचनाएं विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को तभी पूरा कर सकेगी जब उन सभी में एक रूपता हो। इसलिए ऐसे मानकों का होना बहुत जरूरी है। अगर लेखांकन मानकों की उपस्थिति हो तो वित्तीय विवरणों की अंतर कंपनी तथा अंतर कंपनी तुलनात्मकता में सहायता भी मिलेगी, परंतु इन मानकों की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे इन मानकों का बड़ा ही दृढ़ता से पालन किया जाता है, जिनके कारण इनको लागू करने में लोचशीलता नहीं आ पाती, और वर्तमान कानून की सीमा के भीतर ही मानकों का निर्माण आवश्यक है। इसलिए यह कानून को प्रत्यादेश नहीं दे सकते। यह सभी लेखांकन मानक एकल स्वामित्व इकाई, साझेदारी फर्म, समितियां,
ट्रस्ट, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, सहकारी समितियां और कंपनियां, इन सभी पर लागू किए जाते हैं। अब हमारा अगला कदम है IFRS को समझना। वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की मदद से अर्थव्यवस्था को अच्छी गति प्रदान हुई, जिसके कारण व्यापार देश विदेशों तक फैला। एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से क्रय विक्रय कर सकता है। अब दो देश आपस में एक दूसरे से व्यापार करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि उन दोनों के लेखांकन में समानता हो। इसलिए इस वैश्वीकरण के दौर में हमारे लेखांकन प्रक्रिया में IFRS की एक खास आवश्यकता है। वित्तीय विवरणों के आधार पर महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। हेरफेर से बचने के लिए ऐसे तरीकों की आवश्यकता है जिससे ऐसे हेरफेर की पहचान आसानी से की जा सके। वह वित्तीय विवरणों में सूचना को कैसे प्रस्तुत किया जाना है जाना जा सके। विश्व के दो देश जब आपस में व्यापार करते हैं तो उनकी लेखांकन की तुलना का आधार हमें IFRS देता है और साथ ही साथ में वैश्विक निवेश को सुगम बनाता है। अब इस अध्याय का आखिरी चरण है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम आमतौर पे GST कहते हैं। हमारे देश की सरकार ने एक देश एक कर के मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए 1 जुलाई 2017 को GST को लागू किया ताकि निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकों और उपभोक्ताओं के हितों के लिए माल, वस्तुओं और सेवाओं का सुगम प्रचालन हो सके। GST के लागू होने से केंद्र एवं राज्य द्वारा पारित बहु अप्रत्यक्ष कर निरस्त कर दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश एक संयुक्त बाजार में परिवर्तित हो गया है। GST के 3 प्रमुख तत्व हैं: CGST, SGST, IGST। CGST से आशय केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर से है। इसमें आय आमदनी केंद्रीय सरकार के लिए है। इसी प्रकार समस्त राज्य युक्त कर जैसे कि वैट, प्रवेश कर आदि सब SGST के अंतर्गत आते हैं। GST के लागू होने से सेवा कर, उत्पाद कर, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क व प्रवेश कर, चुंगी, विलासिता कर, इन सभी को हटा दिया गया है। IGST से आशय संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर से है। IGST के अंतर्गत संग्रहित राजस्व केंद्रीय और राज्य सरकार के मध्य पूर्व निर्धारित दर पर विभाजित किया जाता है।